त्योहारों पे, हमारे रिलीजियस फंक्शंस पे जैसे विवाह हो या ऐसे फंक्शंस पे आप बोल रहे हो कि आप हमारे प्रोडक्ट खरीदो, चाहे वो गहने हो, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, चाहे वो साड़ियाँ हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप स्पेसिफिकली कह रहे हो कि इस हिंदू इवेंट के लिए या इस हिंदू त्योहार के लिए या इस हिंदू संस्कार के लिए आपको ये खरीदना है, तब आपको हमारी परंपराओं का सम्मान करना ही पड़ेगा। बस यूनिफ़ॉर्म क्यों चाहिए? मैं मुस्लिम हूँ, तो मुझे पूरा हिजाब पहन के आने की अनुमति दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। हर जगह का भी एक अपना कायदे-कानून होता है। आपको अगर आपका रिलिजियस पहनावा अगर ज़्यादा पसंद है, तो आप ऐसे स्कूल में जाइए जहाँ पे वो एक्सेप्टेड है। आप पूरा मामला है, उसमें इंटेंट देखिए आप। ये सिर्फ़ रिलिजियस फ्रीडम का सवाल है ही नहीं, ये उसको एक मुद्दा बनाने का जो इंटेंट था, दैट वाज़ द बैड थिंग। कपूर नंगी फ़ोटो खिंचवा रहा है, ये इस नेशन में डिबेट की प्राइम टाइम डिबेट की विषय कैसे हो सकती है? ये मुझे नहीं पता चल रहा है पहले। दुनिया जो है, पूरा विश्व जो है, वो भारत की तरफ या भारतीय विचारों की तरफ आकर्षित होने जा रहा है। मैं पेरू दिवाली का त्योहार जिसको बहुत सांस्कृतिक सिग्निफिकेंस है, वो एक गिफ्टिंग का त्योहार बन के एकदम ट्रांज़ैक्शनल बन के एडवर्टाइज़र्स ने उसको बना दिया। बट ये हमारी दिवाली नहीं है और हमारी संस्कृति का अभी भी सबसे बड़ा, सबसे विज़िबल सिंबल है बिंदी, तिलक जो भी हम लिखी थी और मैंने बोला था कि ये एक बहुत अच्छी आइडिया है क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है, ही इज़ बीन अ गुजरात चीफ मिनिस्टर। सीधी-सी बात थी, सिंपल से शब्दों में मैंने लिखा था कि ये एक बहुत अच्छी कल्पना है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के पंतप्रधान हों, ये अच्छा है। तो उस इफ यू लाइक मोदी सो मच, व्हाई डोंट यू गो स्लीप विद हिम? तो तब चाहिए, वो लोग जीत जाएँगे। अब आपको तय करना है कि आपको लिखते रहना है या आपको बंद करना है। लेकिन आप अगर आपको लिखते रहना है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि ये होता रहेगा एंड दैट इज़ अ प्राइस यू हैव टू पे टू बी इन यू नो टू मेक योर थॉट्स पब्लिक। तो मैंने सोचा उस पे और मुझे लगा कि हाँ, ये जो इफ यू स्टॉप दे विन ये जो 5 शब्द हैं, वो मेरे जीवन में मुझे मिला हुआ सबसे मौल्यवान उपदेश है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अंबर ज़ैदी और स्वागत है आप सबका आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। आज एक बहुत ही खास शख्सियत हमारे साथ जुड़ने वाली है और जो कोई भी सोशल मीडिया पर है और ट्विटर पर खास तौर से उनकी प्रेज़ेंस है और अगर वो उनको नहीं जानता तो शायद वो ट्विटर को ही नहीं जानता। आज हमारे साथ जुड़ी हैं शेफाली वैद्या जी, जो कि ट्विटर पर बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, लोग उनको बहुत ज़्यादा देखते सुनते हैं और उनके जो ट्विटर पे ट्रेंड्स होते हैं वो काफ़ी फेमस हैं। साड़ी स्वैग एक बहुत ज़्यादा फेमस शेफाली जी का फेमस ट्रेंड है। साथ ही साथ नो बिंदी नो बिज़नेस आप सबने सुना होगा जो लास्ट दिवाली सब हुआ था एक टीवी एड कैंपेन को लेकर शेफाली जी ने जो सवाल उठाए थे, कुछ उन्होंने अपनी बात की थी, ट्वीट की थी, उसके बाद से जो उनका नो बिंदी नो बिज़नेस ट्रेंड था, वो भी काफ़ी फेमस हुआ और लगातार वो इस तरह के ट्रेंड्स सोशल मीडिया पर उठाती रहती हैं और लगातार उनके जो ट्रेंड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। तो आज हम उनसे इन्हीं सारे जो उनके ट्रेंड्स होते हैं सोशल मीडिया पर, उन्हीं सब पे बात करेंगे। जी मेरे साथ शेफाली जी जुड़ गई हैं। जी शेफाली जी, मैं आपके जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स होते हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही थी कि आप मैं जी, देखती हूँ कि सबसे पहले तो ये कि आज आपने बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी है और आपका एक बहुत ही फेमस ट्रेंड है साड़ी स्वैग जो हमेशा जी, अलग-अलग त्योहारों पे वापस ट्रेंड में आ जाता है। और साथ ही साथ एक और जो आपका नो बिंदी नो बिज़नेस दिवाली के जी, समय काफ़ी जी, फेमस हुआ। तो मैं जी। आपको जो पर्सनली मैं आपको खुद फ़ॉलो करती हूँ, मैं देखती हूँ, लगातार आप जो इंडियन ट्रेडिशंस हैं, उनको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिवली बात करती हैं, लिखती हैं, आप अपने ओपिनियंस लगातार देती हैं। तो अगर एज़ वुमेन या एज़ इंडिविजुअल देखें, तो कहाँ से ये आपको आया कि आप एकदम फ़ोकस होकर सिर्फ़ इंडियन ट्रेडिशंस पे इतना ज़्यादा बोलती हैं, लिखती हैं और काम भी करती हैं? देखिए, ये ओवरनाइट तो हुआ नहीं है। मेरे अपने लाइफ़ एक्सपीरियंसेस
के बाद मतलब मैं काफ़ी साल भारत के बाहर भी गुज़ार चुकी हूँ और जब भी स्पेशली मैं किसी दूसरे देश में रहती थी, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे वो मिडल ईस्ट में हो, तब मुझे पता होता था कि मैं क्या मिस कर रही हूँ कि मेरे अपने संस्कृति में इतने अच्छे ट्रेडिशंस हैं, इतनी अच्छी परंपराएँ हैं और कहीं पे मेरी जो आइडेंटिटी है, ठीक है, मैं बाहर कोई भी कपड़े पहनूँ या कहीं भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, लेकिन मैं दिल से, मन से भारतीय रहूँगी। तो ये जो अंदर से जो भावना थी, वो भावना जैसे ही मैंने दुनिया देखी, जैसे ही मैंने विश्व का दर्शन किया, वो ज़्यादा हो गई एक्चुअली, कम नहीं हुई, ज़्यादा हो गई। मुझे पता चला कि मेरी अपनी पहचान क्या है, मेरी अपनी आइडेंटिटी क्या है और उसमें मेरे भारतीय होने का, मेरी परंपराओं का कितना हिस्सा है। तो उसके बाद तो 2014 में हम भारत वापस आ गए, उससे पहले भी मैं लिखा करती थी, लेकिन अपने छोटे से सर्कल तक ही वो सीमित था। वो सोशल मीडिया पे इतना बड़ा नहीं हुआ था। वो कहीं पे तो आई थिंक 2009 में या 2008 में मेरी एक पोस्ट वायरल हो गई, तब से वो सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी बढ़ गई और लिखती तो मैं पहले भी थी, इट्स जस्ट दैट आई गॉट अ प्लेटफ़ॉर्म और ये पॉपुलर होने लगा और कहीं पे भी मुझे ऐसा लगने लगा कि जो मुझे लगता है, जो भावनाएँ मेरी हैं, जो विचार मेरे हैं, वो सिर्फ मेरे नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस देश में, जो यही भावनाओं को महसूस करते हैं, लेकिन वो बोलने से डरते हैं। वो या तो उन पे कुछ दबाव आ जाता है या फिर उनको लगता है कि वो सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जो मैं कर पा रही थी। तो इसलिए कुछ ज़्यादा सोच के या कुछ प्लान करके नहीं किया हुआ है। मैं बस लिखती गई कि मुझे किन चीज़ों के बारे में मुझे बहुत अंदर से मुझे ऐसा महसूस होता है, उन चीज़ों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में, मैं लिखती गई। और इसी दरमियान 2 विषय थे जिनमें मुझे बहुत रुचि पहले से थी। एक तो भारतीय वस्त्र परंपरा और दूसरा भारत का मंदिर स्थापत्य। इन 2 चीज़ों में मैं बहुत पहले से मेरी रुचि थी, इसलिए मैं उन पे पढ़ती थी, उनका अभ्यास करती थी। और जैसे-जैसे मैं इन विषयों के अंदर ज़्यादा पढ़ने लगी, ज़्यादा मंदिरों में जाके मंदिर देखने लगी या अलग-अलग वीविंग क्लस्टर्स में जाके वीवर्स के साथ इंटरैक्शन करने लगी, तब मुझे पता चला कि हमारी संस्कृति कितनी इंटरकनेक्टेड है। हमको ऐसा लगता है कि हाँ, वीविंग मंदिर स्थापत्य से बहुत अलग है या मंदिर स्थापत्य नृत्य से बहुत अलग है या नृत्य साहित्य से बहुत अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारे भारतीय संस्कृति के अलग-अलग आयाम हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वीविंग की बात करें, अगर आप साड़ी की बात करें, मेरी साड़ी के पल्लू में एक मोटिफ है, वो मोटिफ है शकुंतला का। शकुंतला कमल पत्र पे दुष्यंत को पत्र लिख रही है। ये मोटिफ इसमें पेंटिंग में दिखाया गया है, ये कलमकारी की साड़ी है। लेकिन ये मोटिफ आया कहाँ से? ये हमारे साहित्य से आया। कालिदास जी ने शाकुंतल लिखा था, उसमें उन्होंने ऐसा लिखा था कि शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रम में से दुष्यंत जी को पत्र लिख रही है। तो वो डिपिक्शन अब साड़ी में आया, आर्ट में आया, हैंड पेंटेड में। वही डिपिक्शन आपको मंदिर स्थापत्य में दिखेगा। वही डिपिक्शन आपको कोई भरतनाट्यम कर रहेगा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी पे, तो उसमें भी वही मोटिफ आएगा। तो ये सारी जो हमारी संस्कृति है, ये सारे उसके अलग-अलग आयाम हैं और जितना आप उनमें ज़्यादा उनका ज़्यादा अभ्यास करें, उनका अधिक अभ्यास करें, तो आपको खुद समझ में आएगा कि कोई भी चीज़ एक अकेला आइसोलेटेड नहीं होता, ये सारे कहीं न कहीं हमारी संस्कृति से, हमारे परंपराओं से जुड़े होते हैं। तो तब मैंने इसके बारे में लिखना शुरू कर दिया और जैसे मैं लिखती गई मुझे और जानकारी मिलती गई, मैं खुद समृद्ध होती गई, मुझे खुद अपने परंपराओं के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती गई, तो वो ऑर्गेनिकली हो गया मतलब मैंने ऐसा कोई प्रयास नहीं जी। किया, ये यही हुँ, करूँगी ऐसा सोच के। और जी। रही अच्छा। सोशल हुँ, ट्रेंड्स की बात, हाँ, मैं हुँ। नो बिंदी नो बिज़नेस के बारे में कुछ थोड़ा-सा बोलना चाहती हूँ। जी, प्लीज़। इसको जब मैंने लास्ट ईयर ये ट्रेंड शुरू किया था, तो इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं लगातार देखते आ रही हूँ, मेरी आँखों के सामने पिछले 4-5 सालों में जो भारतीय त्योहारों पे, हिंदू त्योहारों पे खासकर, जो ब्रांड्स की एडवर्टाइज़िंग है, वो बदलती जा रही है। 5 साल पहले, 6 साल पहले ऐसा नहीं था। जब आप
उन तब की दिवाली के एड्स अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें जो दिवाली के जो प्रतीक हैं, जैसे रंगोली हो, जैसे दिए हों, जैसे लक्ष्मी जी की पूजा हो, जैसे नए कपड़े हों, ये सारे प्रतीक या छोटे मिट्टी के दिए हों या स्काई लैंटर्न्स जिसको मराठी में आकाश दीवा कहते हैं, मराठी के कॉन्टेक्स्ट जी। में अगर आप बोले, तो वो सारे आपको उन एड्स में दिख रहे थे। लेकिन धीरे-धीरे एक-एक करके वो गायब होते गए। पहले दिए चले गए, फिर रंगोली चली गई और अब बस वो त्योहार, दिवाली का त्योहार जिसको बहुत सांस्कृतिक सिग्निफिकेंस है, वो एक गिफ्टिंग का त्योहार बन के एकदम ट्रांज़ैक्शनल बन के एडवर्टाइज़र्स ने उसको बना दिया। उसके सारे जो सांस्कृतिक कॉनोटेशंस हैं, उसको स्ट्रिप करके दे हैव मेड इट इंटो जस्ट अ ट्रांज़ैक्शनल gift giving festival somewhat like Christmas in Western countries. बट ये हमारी दिवाली नहीं है और हमारी संस्कृति का अभी भी सबसे बड़ा, सबसे विजिबल सिंबल है बिंदी, तिलक, जो भी हम अपने सर पे लगाते हैं। सिंदूर कुछ भी हो। तो जब मैंने ये अच्छा कैंपेन शुरू शिफाली जी किया। यहाँ पे मैं हाँ जी, आपसे अच्छा पहले आप बोल दीजिए फिर मैं आपसे एक सवाल करूँगी, बिंदी की जी, जी। सिग्निफिकेंस के बारे में आपसे पूछना हाँ, चाहती हूँ। तो बिंदी का जो सिग्निफिकेंस है, एक तो हमारे यहाँ यहाँ पे जो चक्र होता है, अजनय चक्र, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बिंदी लगाई जाती थी और बिंदी केवल यहाँ की नहीं है। अगर आप चाइना में जाके अगर वहाँ की मूर्तियाँ देखें, वो भी 1200 साल, 1300 साल 1800 साल पुरानी मूर्तियाँ, तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि बुद्ध के बवेयों के बीच में बिंदी है या उनके जो देवताएँ हैं, जैसे तारा हो, उनके भी बिंदी लगाई हुई है। आप जापान में जाएँगे, आप कंबोडिया में जाएँगे, जहाँ-जहाँ भारतीय संस्कृति गई है, वहाँ-वहाँ आपको दिखेगा कि उनकी जो मूर्तियाँ हैं, उनकी जो कलाएँ हैं, उनमें उनके देव-देवताओं के भी बिंदी लगाई हुई है। लेकिन मैंने बिंदी का मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि सिर्फ़ वो अकेला मुद्दा नहीं है। नो बिंदी, नो बिज़नेस मेक्स इट अ वेरी कैची हैशटैग आज की भाषा में बोले तो। लेकिन ये जो डिबेट है वो केवल बिंदी जितना ही मर्यादित नहीं है। मुझे कहना था कि अगर आप हिंदुओं के त्योहारों पे कोई एडवर्टाइज़र हिंदुओं को बोल रहा है कि ये आपका त्योहार है और ये त्योहार आपको सेलिब्रेट करने के लिए आप हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदें। आप आपका पैसा हमें दे दें दिवाली के लिए। तो मेरा बस यही मानना था कि हमारे फेस्टिवल्स, हमारी परंपराएँ, हमारे विवाह हों या दिवाली जैसे त्योहार हों या गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार हों, उन त्योहारों पे अगर आप स्पेसिफिकली हिंदुओं को बोल रहे हो कि आप हमारे प्रोडक्ट्स खरीदो, तो हमारी परंपराओं का सम्मान आपको करना ही चाहिए। अगर नहीं आप ये नहीं कह सकते कि आपका पैसा मुझे चाहिए, लेकिन हम आपकी संस्कृति को सम्मान नहीं देंगे, हम आपकी परंपराओं को सम्मान नहीं देंगे। मैंने ये कभी नहीं कहा कि इस देश की हर स्त्री को हर समय बिंदी पहने रहना चाहिए। ऐसा मैंने कहीं भी नहीं कहा। आप मुझे चुन के ढूँढ के दिखाइए कि मैंने ऐसा कहीं किसी पब्लिक इवेंट पे भी बोला हो तो। मैं खुद जब जिम जाती हूँ तो नहीं पहनती क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि पूरा स्वेट हो जाता है, तो वो बिंदी या सिंदूर जो भी है वो गल जाता है। तब मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ या ट्रैकिंग पे जाती हूँ तब नहीं पहनती। लेकिन ये इंडिविजुअल के फ्रीडम का सवाल ही नहीं है, ये कैंपेन था उन ब्रांड्स के लिए स्पेसिफिकली। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप चॉकलेट बेच रहे हो किसी भी समय, तो आपको बिंदी पहन लेनी चाहिए, आपके मॉडल्स को बिंदी पहन लेनी चाहिए। ये इश्यू था ही नहीं। मेरा सवाल बस ये था कि आप हमारे त्योहारों पे, हमारे रिलिजियस फंक्शंस पे जैसे विवाह हो या ऐसे फंक्शंस पे आप बोल रहे हो कि आप हमारे प्रोडक्ट खरीदो, चाहे वो गहने हो, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, चाहे वो साड़ियाँ हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप स्पेसिफिकली कह रहे हो कि इस हिंदू इवेंट के लिए या इस हिंदू त्योहार के लिए या इस हिंदू संस्कार के लिए आपको ये खरीदना है, तब आपको हमारी परंपराओं का सम्मान करना ही पड़ेगा। बस सीधी-सी बात है। वो भी मैंने कहा था कि ये मैं अपने लिए बोल रही हूँ, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, ये 3 शब्द थे उस ट्वीट के बीच में। अगर आप मुझसे सहमत हैं, तो इसको रीट्वीट कीजिए, बस इतनी सी बात थी। लेकिन वो इतना बड़ा इश्यू इसलिए हो गया क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे सहमत थे और उन्होंने उसको रीट्वीट कर दिया और अभी भी एक्चुअली उसका ग्राउंड पे इतना मूवमेंट बन गया अंबर जी। पुणे में मैं देख रही हूँ, मैं अगर गाड़ी में कहीं जा रही हूँ और सिग्नल पे गाड़ी रुकी हुई है, तो लोग मुझे आके बोलते हैं हाँ, कि आपने ही वो नो बिंदी नो बिज़नेस शुरू किया था ना, हमें बहुत अच्छा लगा और तब से हम उसी ब्रांड से खरीदते हैं, जिनके ब्रांड में मॉडल्स के सर पे बिंदी है। बस।
बिल्कुल जिनको कहीं न कहीं ओल्ड ट्रेडिशंस या फिर ओल्ड फैशन बोल के उनको किनारे कर दिया गया है। आज कहीं न कहीं अगर क्रेडिट जाता है तो एक बार फिर से उनको रिवाइव करने का एक बार आपको जाता है, क्योंकि जब से आपने इन सब पे बोलना और एक्सप्रेस करना शुरू किया है तो लोग कहीं न कहीं जो उनके अंदर भावनाएँ दब गई थी एक बार वापस जग गई हैं। अच्छा शेफाली जी, आप अन्य देशों में भी रही हैं और हम जी। देखते हैं कि अब अलग-अलग देशों में जो भारतीय सभ्यता है, जो परंपराएँ हैं, उनको लेकर एक बहुत ही बड़े स्तर पर फ़ैसिनेशन दिखता है। लोग यहाँ के परिधानों को, यहाँ की सभ्यता को, धर्म को, योगा को, हर चीज़ को बहुत एम्ब्रेस करते हैं। लेकिन हमारे ही देश में हम देखें तो कहीं न कहीं जो गैप रहा है, जबकि हमारा जो इतिहास है, सभ्यता है, हज़ारों साल पुरानी है। तो उस वो क्या वजह रही कि लोग अपनी ही सभ्यता से इतना दूर हो गए और जो दूसरे लोग हैं, वो उसको अपना रहे हैं? देखिए, अगर आप भारतीय संस्कृति का, हमारी परंपराओं का, हमारी सभ्यता का अगर आप अभ्यास करने लगेंगे, तो आपको दिखेगा कि आज की तारीख में जो साइंस कह रहा है, जो क्या कहते हैं उसको, कंज़र्वेशन मूवमेंट्स जो कह हुँ, रही है कि हुँ। आप कम खरीदो, आप जितना हो सके उतना प्रकृति के करीब जाके रहो, आप कम से कम एडिटिव्स वाला खाना खाओ, आप वेजिटेरियन खाना खाओ, क्योंकि उससे आपकी कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली चीज़ों का अपनी निजी ज़िंदगी में यूज़ किया करो। ये सारी चीज़ें जो हैं, वो हमारी संस्कृति में अध्यारित हैं। हमको बहुत सालों पहले बोला गया था कि श्रावण से लेके कार्तिक मास तक, जो वर्षा के 4 मास होते हैं भारत में, उसमें आपकी पाचन शक्ति थोड़ी-सी मंद हुई होती है। दूसरा, वो ही समय होता है जब जंगल में जानवरों को रिजुविनेटेड होने का, या समुद्र में जो फिश है उसको ब्रीड करने का। तो 4 महीना हमको इसलिए बोला गया था कि आप वेजिटेरियन रहो, आप चातुर्मास का व्रत करो। अगर पॉसिबल है, जैसे आज भी आप किसी भी इंडियन ट्रेडिशन में देखिए, आप हिंदू मॉन्क्स में देखिए, या जैन मॉन्क्स में देखिए, या बुद्धिस्ट मॉन्क्स में देखिए, वो अभी भी वर्षा के 4 मास चातुर्मास का व्रत करते हैं। मतलब क्या करते हैं, जो उनका जो वो जो मूव होते रहते हैं, मतलब मॉन्क को कभी भी किसी भिक्षु को या किसी भी सन्यासी को कभी भी एक जगह पे नहीं रहना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। क्योंकि अगर वो एक जगह पे रहते हैं, तो उनको उस जगह से अटैचमेंट हो जाती है, और आप संन्यास ले रहे हो या आप भिक्षु बन रहे हो, तो आपको अटैचमेंट नहीं चाहिए, इसलिए आपको हमेशा चलते रहना है। लेकिन साल में केवल वर्षा के जो 4 महीने हैं, वहाँ आपको चातुर्मास के समय इस एक जगह पे रहना चाहिए। वो क्यों बोला गया था? क्योंकि वर्षा के समय में आज भी भारत के कई जगहों में कभी बाढ़ आती है, कभी रास्ते टूटते हैं, कभी बहुत बड़ी एक्सीडेंट्स होने की संभावना है, साँप-बिच्छू रास्ते पे आ जाते हैं। तो उनको बोला गया था कि इन 4 महीनों में आप कहीं मत जाओ, आप एक किसी आश्रम में रहो, आप इंट्रोस्पेक्ट करो, आप अपने अंदर झाँक के देखो कि आपने अपने 1 साल में क्या किया और आपको आगे क्या करना चाहिए। तो हमारी सारी जो परंपराएँ हैं, उनको कुछ ना कुछ एक बेसिस है, एक साइंटिफिक टेम्पर है। उसमें ऑब्वियसली बहुत सारी भ्रष्टताएँ आ गई हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हमारी हर परंपरा या हर रूढ़ी जैसे हो वैसे ही प्रैक्टिस होनी चाहिए। वो हमारा विचार कभी भी नहीं था। मेरे जो गुरु हैं देगलूरकर सर, वो हिंदू सभ्यता के बारे में हमेशा ये कहते हैं कि हिंदू सभ्यता ये है, या भारतीय परंपरा या भारतीय संस्कृति ये है, वो गंगा का बहता पानी है। अगर आप किसी मोमेंट पे, अगर आप अब भी वो पानी अगर आपकी अंजलि में ले लें और पी जाएँ, और अगले मोमेंट में आप एक और अंजलि ले लें, तो क्या वो पानी सेम होता है? नहीं होता है। लेकिन गंगा का प्रवाह जो है, वो वही होता है। होता तो वो गंगा का ही पानी है, लेकिन पहले वाला पानी अलग होता है, अब का वाला पानी अलग होता है। लेकिन है तो गंगा का ही पानी ना। वैसे ही हमारी संस्कृति है, वो इतने सालों से बहती आ रही है। इट इज़ अ वन कंटीन्यूअस फ्लो, और उस फ्लो के दौरान उसके कोर्सेस चेंज हुए हैं, उसके जैसे नदी के होते हैं, उसके उसका फ्लो कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, लेकिन वो रहती तो गंगा ही है। तो ये जो हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी इन्हेरेंट स्ट्रेंथ है कि हम बदलते रहते हैं, हम नित्य नूतन हैं, फिर भी हम सनातन हैं। वो अगर हम समझ लें, तो आपको समझ में आएगा कि पूरे जग में क्यों लोगों को भारतीय संस्कृति से इतना प्यार है।
मैं पेरू गई थी अबाउट 3 years ago, आई थिंक 2017 या 16, कोविड से पहले। वहाँ की जो इंका संस्कृति है उसको देखने के लिए। तो मैं वहाँ पे म्यूजियम्स में गई थी, लीमा में। तो मैंने जब वहाँ के म्यूजियम में देखा तो उनकी जो संस्कृति थी वो भी बहुत प्रगत संस्कृति थी। तो वो संस्कृति अब जीवित नहीं है। उस संस्कृति के अवशेष सारे के सारे अब म्यूजियम्स में पड़े हैं। उनके मंदिर खंडहर हो चुके हैं, वहाँ पे पूजा प्रार्थना नहीं होती। उनका जो साइंस था, उनकी जो एस्ट्रोलॉजी थी, वो भी बहुत प्रगत थी हमारी तरह। लेकिन अब वो सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन रह गया है, वहाँ पे कोई प्रैक्टिस नहीं करता। लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो इतने हजार सालों से अभी भी जीवित है। हमारी एकमात्र जो प्राचीन जो संस्कृति है, जो जो हमारी एक ही संस्कृति नहीं थी ऐसे। कई हजारों साल पहले दुनिया में कई जगहों पे ऐसी संस्कृतियां होती होती थी। ग्रीक होती थी, रोमन होती थी, बेबीलोनियन होती थी। साउथ अमेरिका में इंकन, मायन, एज़टेक, बहुत सारी संस्कृतियां हुआ करती थी। लेकिन वो अब कहाँ है? वो सारी अब म्यूजियम में एग्जिबिट की तरह पड़ी है। लेकिन हमारी एकमात्र संस्कृति जो है वो जीवित है। हम आज भी योग करते हैं। अगर हम हमारे घर, जो ट्रेडिशनल घर का अगर हम स्थापत्य देखें, और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के अंदर हमें जो शहर मिले हैं, चाहे वो मोहनजोदाड़ो हो, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे वो राखीगढ़ी हो, वहाँ का आर्किटेक्चर देखें तो आपको दिखेगा कि हमारे बेसिक कंसेप्ट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं हुआ है। हमारे घर के बीच में आंगन होता है, खुला आंगन, जहाँ पे लोग बैठ के धूप सेकते हैं। घर के बाहर एक छोटा सा तंदूर होता है, वो तब भी होता था, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी में भी होता था, अब भी होता है, जिसमें रोटियां पकाई जाती हैं। हमारा जो कम्युनल एक सारे समाज को लेकर एक चलने का जो चलन वलन था, वो तब भी था, वो अब भी है। तो हमारी संस्कृति जो है उसमें से कुछ चीजें हैं जो हमने अभी तक संभाल के रखी हैं, अभी तक जीवित रखी हैं। बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन कुछ जो इटर्नल वैल्यूज हैं हमारे, जैसे योग हो, जैसे आयुर्वेद हो, जैसे ध्यान करना हो, जैसे इनवर्ड देखना हो, जैसे खुद को बार बार तराश के देखना हो कि मैंने पिछले साल में, पिछले 6 महीनों में, पिछले 10 साल में क्या किया, और मैं अपने आप को कैसे अच्छे के लिए, कैसे अच्छा मानव होने के लिए मैं कैसे अपने आप को बदल सकती हूँ या बदल सकता हूँ। ये जो परंपरा है हमारी इनवर्ट देखने की, वो अभी तक जीवित है। इसीलिए आप जहां भी जाते हैं आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो जब उनको पता चलेगा कि आप भारतीय हैं, और मैं तो साड़ी में घूमती हूँ कहीं पे भी हो तो, और बिंदी पहनती हूँ, तो मुझे बहुत जल्दी पहचान लेते हैं लोग कि मैं भारत से हूँ। तो वो आके एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर्स विल कम टू यू, दे विल कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर अटायर, they will compliment you on your culture. They have lots of questions. They want to know about yoga, they want to know about ayurveda. And I see a lot of people, I see a lot of vegetarian restaurants coming up, very expensive vegetarian restaurant coming up in the best cities, best parts of the best cities in the world. कि दुनिया जो है, पूरा विश्व जो है, वो भारत की तरफ या भारतीय विचारों की तरफ आकर्षित होने जा रहे हैं। मैं पेरू की बात करी, वहां पे जो मेरी गाइड थी, तो उसने मुझे बोला कि मुझे भी साड़ी पहननी है। उसने मुझे देख के बोला। तो मैं एक साड़ी एक्स्ट्रा लेके गई थी, मेखला चादर थी एक्चुअली। तो मैंने उसको पहनाई और उसका फोटो लिया, तो उसको इतना अच्छा लगा कि वो एकदम, मतलब एक छोटे बच्चा नहीं होता है जैसे अपने आप को मिरर में देखते रहता है, वो वैसे अपने आप को ऐसे ऐसे करके चारों तरफ से वो देख रही थी। मुझे बहुत क्यूट लगा वो। मतलब शी वाज ऑलमोस्ट 50 years ओल्ड, बट उसकी जो खुशी थी, उसका जो आनंद था वो साड़ी पहनने के बाद। फिर मुझे वो बोली कि आपके यहाँ पे ध्यान कैसे होता है, योग कैसे होता है। फिर वो मुझे वहां के एक इस्कॉन के मंदिर में लेके गई, तो मैंने वहां पे देखा कि वहां पे सारे जो डिवोटीज आते हैं इस्कॉन के, वो सारे पेरुवियन हैं, भारतीय तो कोई नहीं दिखा मुझे। लेकिन वो मंदिर जिनके घर में था वो भी पेरुवियन थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम, उनका एक पेरुवियन नाम जो भी था, लेकिन उन्होंने उसका नाम और एक कन्हैया दास या ऐसा कुछ उसका नाम रखा था। तो उसने नाम बोलते समय मुझे, मैं हावियर कन्हैया दास हूँ, ऐसा डबल वाला नाम बता दिया। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि भारतीय खाना बहुत, इट्स एक्सप्लोडिंग इन अ बिग वे इंटरनेशनली। सबको भारतीय खाना खाना होता है। मैं जब यूएस में हुआ करती थी तब मुझे कोई पूछता था कि आपके यहाँ खाना कैसे होता है, तो मैं हमेशा एक सेकंड लेके बोलती थी, हमारे यहाँ मतलब कहाँ से?
मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र से हूँ, मेरा खाना अलग है। मेरे हस्बैंड तमिलनाडु से हैं, उनका खाना अलग है। अगर आप भारत की नॉर्थ में जाएँगे, तो वहाँ का खाना अलग है। आप भारत के ईस्ट में जाएँगे, तो वहाँ का खाना अलग है। लेकिन है फिर भी भारतीय, कुछ चीज़ें हैं उसमें, जो इंट्रिंसिकली हमारी हैं, जो बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत स्लो कुकिंग, बहुत माइंडफुल कुकिंग है। लेकिन जिस जगह से आप होते हो, उस जगह का क्लाइमेट, उस जगह में जो जो उगता है, उसके हिसाब से फिर आपका खाना उस रीजन में अलग बनता है। और ये इतना कॉम्प्लेक्स है और ये हर चीज़ में है, ये संगीत में है, नृत्य में है, ये वीव्स में है, ये हर चीज़ में ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपको दिखेगी। ये जो विविधता में एकता है, वो इट्स अ क्लीशे, हम लोग बहुत बचपन से वो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली है, आप कहीं पे भी जाओ एब्सोल्युटली। तो आपको वो दिखता है। एब्सोल्युटली वो हर चीज़ में नज़र आता है, हम अलग-अलग जी, किसी स्टेट में जाएँ तो हमें जो नज़र आती हैं चीज़ें वो सामने हैं। अच्छा जी, शेफाली जी, आप लगातार सोशल मीडिया पर जो भारतीय कल्चर है, परंपराएँ हैं, उनको लेकर लगातार लिखती और बोलती रहती हैं। ये सब करने की वजह से कहीं न कहीं आपको मैंने खुद भी देखा है कि आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोलिंग का और काफ़ी कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है। किस तरह से ये सारी चीज़ें हैंडल करती हैं और क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको इस सारी इसमें कहीं न कहीं जो आपके हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं? आपने वो किशोर कुमार वाला गाना सुना है ना, कुछ तो ट्रोल कहेंगे, ट्रोलों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत में जाए रहना, बस ऐसा ही है। पहले हुआ करता था जोक्स अपार्ट, जब मैं हुँ, लिखने लगी, तो पहली बार जब बहुत एकदम गंदी भद्दी भाषा में अब्यूज़ेस आए, तब ज़रूर प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि कोई भी एकदम शुरुआत से उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ये जो स्ट्रेंथ है, वो आ जाती है आपको आपको अगर एब्सोल्युटली राइट। सोशल हुँ, मीडिया में रहना है तो। लेकिन पहली बार मुझे याद है ये बात है आई थिंक 2012 या 11 की, 2014 से पहले जब ये बात चल रही थी तो मोदी जी को एज़ अ प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट खड़ा करने की। तब तो मेरा प्रोफाइल भी पब्लिक भी नहीं था, मेरे सिर्फ फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के फ्रेंड्स फेसबुक पे कमेंट करते थे, ट्विटर पे तो तब की भी नहीं मैं। तो मैंने अपनी बात लिखी थी और मैंने बोला था कि ये एक बहुत अच्छी आइडिया है, क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है, ही इज़ बीन अ गुजरात चीफ मिनिस्टर। सीधी-सी बात थी, सिंपल से शब्दों में मैंने लिखा था कि ये एक बहुत अच्छी कल्पना है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के पंतप्रधान हों, ये अच्छा है। तो उसपे मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड, मतलब वो दैट मैन वाज़ अ वेरी सीनियर मैन, ही वाज़ 75 प्लस, एक लंबी दाढ़ी, खुद को ऐसे टैगोर जैसे दिखते थे भी बंगाली ही। कुछ सिविल सोसाइटी या ऐसा कुछ एक पत्र था, उसके एडिटर थे वो। तो वो बिना बुलाए मेरी प्रोफ़ाइल पे आए, मैं तो उनको जानती भी नहीं थी, और आने के बाद उनका पहला और एकमात्र कमेंट ये था, जो वो मुझे पर्सनली जानते भी नहीं थे, ना मैं उनको पर्सनली जानती थी। उनका कमेंट ये था कि इफ यू लाइक मोदी सो मच, व्हाई डोंट यू गो स्लीप विद हिम? तो तब आई वाज़ आल्सो इमैच्योर, एंड तब तब मुझे वो बात बहुत दर्द हुआ, बहुत मायूस हुई बहुत मैं, बहुत बहुत तकलीफ उदास देती हुई। हैं ऐसी बातें। हाँ, बहुत तक, और ऐसी भाषा में मुझे मेरी साथ इससे पहले किसी ने बात नहीं की थी, कभी भी। तो जब कोई आके, और वो भी 75 ईयर ओल्ड हस्ती, जिनके जो मेरे पिता के उम्र के थे तब, उनकी दाढ़ी-वाड़ी एकदम सफ़ेद है, वो आके बोलते हैं कि इफ यू लाइक मोदी सो मच, व्हाई डोंट यू गो स्लीप विद हिम? तब मुझे इतना बुरा लगा कि उस दिन मैंने पूरा लैपटॉप शट कर दिया, और पूरा दिन में, मतलब मेरे चेहरे पे वो दिख रहा था, मैं मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तब, तो मैं बच्चों के साथ खेलने लगी, लेकिन पूरा दिन वो विचार, वो शब्द मेरे मन में घूमते रहे, बहुत बुरा लगा। तो शाम को जब मेरे हस्बैंड आ गए वापस काम से, तो उन्होंने पहचान लिया मेरे चेहरे को देख के कि समथिंग इज़ रॉन्ग, तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ? तो मैंने उनको लैपटॉप खोल के वो कमेंट दिखा दी और बोला कि मुझे बहुत बुरा लगा। मैं क्या करूँ अब? मैं लिखना छोड़ दूँ? शुड आई डीएक्टिवेट माय अकाउंट बिकॉज़ दिस इज़ रियली हर्टफुल। तो उन्होंने बोला कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमन, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ईदर वे कि आपको डीएक्टिवेट करना चाहिए कि नहीं, ये मैं आपको नहीं बोलूँगा, दैट इज़ योर डिसीजन। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, इफ यू स्टॉप, दे विन। अगर आप लिखना बंद करोगे, तो जिन लोगों को लगता है कि आपको लिखना नहीं चाहिए, वो लोग जीत जाएँगे। अब आपको तय करना है कि आपको लिखते रहना है
या आपको बंद करना है। लेकिन आप अगर आपको लिखते रहना है तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि ये होता रहेगा एंड दैट इज़ अ प्राइस यू हैव टू पे टू बी इन यू नो टू मेक योर थॉट्स पब्लिक। तो मैंने सोचा उस पे और मुझे लगा कि हाँ, ये जो इफ यू स्टॉप दे विन, ये जो 5 शब्द हैं, वो मेरे जीवन में मुझे मिला हुआ सबसे मौल्यवान उपदेश है, ऐसा मैं समझती हूँ। बस उसके बाद जो मैं लिखने लगी और जब भी मुझे थोड़ी मायूसी होती है, कभी-कभी थोड़ा-सा डर लगता है, इस जब डर लगता है तब मेरी फैमिली को मतलब एक्चुअल थ्रेट्स आए हैं, तब मेरे बच्चों को जो तब एकदम 8, 9, 10 साल के थे, तब उनको थ्रेट्स आए हैं। तब डर लगा था, मैं भी ह्यूमन ही हूँ तो और किसी माँ को अपने बारे में कुछ होता नहीं है, लेकिन बच्चों ऑफ की कोर्स। जब बात आती है, तो यू गेट हुँ, रियली स्कैर्ड। सो होता है, लेकिन तब मैं वही शब्द सोचती हूँ, वही शब्द सुनती हूँ, वही शब्द हुँ, अपने आप को बताती हूँ कि इफ आई स्टॉप दे विन एंड आई एम नॉट गोइंग टू लेट देम विन। तो इसलिए ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन ये तो अलग बात है, ये प्रश्न मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि इतनी ट्रोलिंग होती है लेकिन आप खिलती क्यों नहीं हो? लेकिन जितनी ट्रोलिंग हुई है ना, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे प्यार मिला है, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट मिली है, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे मेरे विचारों को वैलिडेशन मिली है और आज भी मैं किसी एयरपोर्ट पे जाती हूँ, मेरे बच्चों को वो बहुत अम्यूज़िंग लगता है, किसी एयरपोर्ट पे मैं बैठी रहती हूँ मेरे बच्चों के साथ, हम लोग किसी पर्सनल ट्रैवल पे जा रहे हैं तब भी। तो 2-3 लोग आके बोलते हैं, "आप शेफाली वैद्या हैं ना, आपने हमारे विचार बदल दिए। We've been following you for a long time, you've been influencing us." ऐसे जब और स्पेशली जब यंग बच्चे, कॉलेज वाले बच्चे या यंग प्रोफेशनल्स आके जब बोलते हैं, तब मुझे लगता है कि हाँ, जो मैं कर रही हूँ, सही कर रही हूँ और मुझे ऐसा करना चाहिए। और मैंने आज तक किसी को अब्यूज़ नहीं किया हुआ है, मैंने आज तक किसी के अगेंस्ट भद्दी लैंग्वेज नहीं यूज़ की है। मैंने आज तक किसी को आपको अकल नहीं है ऐसा ज़रूर बोला हो, लेकिन जिस भाषा का उपयोग मेरे खिलाफ होता है, वैसी भाषा का उपयोग मैंने किसी के खिलाफ नहीं किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे जो बोलना है, मेरी विचारों में जो स्पष्टता है और ईश्वर ने मुझे वो माँ सरस्वती ने मुझे वो कैपेसिटी दी है कि मुझे जो लगता है, मेरे विचारों को मैं अच्छी तरह से प्रकट कर सकूँ, तो उसका मुझे अपमान नहीं करना चाहिए। उसको मुझे लिखते रहना चाहिए और जिनको नहीं अच्छा लगे उनको तो वैसे भी नहीं अच्छा लगे, वही तो है ना, ट्रोलों का बिल्कुल। काम है ट्रोल करना बस। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा शेफाली जी अभी हाल ही में रणवीर सिंह का एक फ़ोटोशूट हुआ, न्यूड फ़ोटोशूट जो काफ़ी जी, वायरल हुआ। जी, टेलीविज़न्स पे काफ़ी चर्चा हुई, डिबेट्स हुई जी, बड़ी-बड़ी और जी, बहुत सारे जो एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, उन्होंने इसका समर्थन भी किया कि ये इनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो जिस तरह चाहे खुद को जी, एक्सप्रेस कर सकते जी, हैं। तो जी। ये जो बदलता हुआ ट्रेडिशन है, ये कल्चर है, ये जो नग्नता कह सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि ये जो बदलाव आ रहा है, फ्रीडम देखिए, ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर? ये जो पूरी कंट्रोवर्सी मैंने देखी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी भी कलाकार की कोई मूवी रिलीज़ होने वाली होती है या उसका कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला होता है, तो उसको न्यूज़ में रहने के लिए ये सब लोग करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच किससे हो, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ वर्दी आइटम कैसे बने, इस हिसाब से ये लोग अपना रिएक्शन देते हैं। तो ये भी ऐसा ही गिमिक है। मुझे बहुत सारे कॉल्स आए इस विषय पे टीवी पे आने के लिए, मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे बहुत फ्रिवोलेंस लगता है कि इस विषय एब्सोल्युटली पे मैं मैंने भी मना आई किया। आई कैन नॉट इमेजिन कि कोई मेनस्ट्रीम टीवी ऐसे में चैनल मैं क्या पे बोलूँगी यार? एग्ज़ैक्टली रणबीर कपूर नंगी फ़ोटो खिंचवा रहा है, ये इस नेशन में डिबेट की प्राइम टाइम डिबेट की विषय कैसे हो सकती है? ये मुझे नहीं पता चल रहा है पहले तो। और दूसरा जब मैंने तो वो पिक्चर्स देखे भी नहीं थे, वो मेरे टाइमलाइन पे किसी ने वो फ़ोटो डाली, तो मैं आई स्वेयर माय फर्स्ट रिएक्शन वाज़ वो कारपेट कितना गंदा है यार, ही नीड्स टू गेट अ बेटर कारपेट क्लीनर, वेरी ऑनेस्टली। बिकॉज़ इतना लो क्वालिटी का था वो सारा, वो पीछे वो स्टैंड, वो एकदम गंदा सा चीप सा वो कारपेट जो अंधेरी स्टेशन के बाहर जो बिकता है। और रही बात नग्नता की, अंधेरी स्टेशन की बात करें, अगर आप बॉम्बे से हो,
अगर आप अंधेरी स्टेशन से बाहर निकले या कहीं पे भी बाहर निकले, मुंबई के किसी भी रेलवे स्टेशन से आप बाहर निकलो, तो आपको ऐसे लोग हजारों लोग मिल जाएंगे, वैसे ही दिखते हैं, एकदम बियर्ड है, एकदम लंबे बाल हैं, उनको अपने कपड़ों की सुध नहीं है, वो वैसे ही नंगे पड़े रहते हैं प्लेटफॉर्म पे, कभी भीख मांगते हैं गर्दुल्ले। उसमें तो इसमें फर्क क्या है ज्यादा? तो मतलब रिक्रिएट किया है शायद उसको। हाँ, शायद हो सकता है उसी से इंस्पिरेशन ली होगी। वो बोलते हैं ना कि आर्ट इमिटेट लाइफ, तो किसी को वो हर एक के भाव पे होता है ना, कि किसी को बहुत अच्छी चीजों से इंस्पिरेशन मिलती है, किसी को अंधेरी स्टेशन के बाहर भीख मांगते नंगे वो एडिक्ट जो होते हैं वैसे उनसे भी मिलती है। कहते अब हैं ना, क्या करें? कलाकार को तो कलाकार कहीं से भी हाँ, इंस्पिरेशन ले लेते हैं। बट आई मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे चैनल्स ने इसके ऊपर मेन स्ट्रीम प्राइम डिबेट क्यों किया, और वो भी ऐसे समय पे जब इतना सारा न्यूज जो जिसको ऑफ न्यूज कोर्स, होना चाहिए इस देश में ऑब्वियसली। वो हो रहा था। ठीक है, उसने कर दी फोटो, कर दी, हम लोग क्यों दे रहे हैं अटेंशन ना? हुँ। बिल्कुल, प्राइम टाइम पे सारे ही चैनल, कोई ऐसा नहीं बचा जिसने इस पे डिबेट नहीं की, और मेरे पास भी इतने सारे लोगों ने कॉल्स किए कि मैम रणवीर सिंह, मैंने कहा भाई मैं क्या बोलूँगी उस पे, उसको नंगा फिरना है, घूमना है, जो करना है करे, मैंने क्या बोलना है। अच्छा शेफाली जी, आप लगातार जो हिंदू ट्रेडिशंस की या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की लगातार बात करती रहती हैं। तो एक तरफ जो दूसरा समुदाय है, एक तो वो आपको ये कहता है कि आप रिलीजियस फैनेटिज्म करती हैं, और दूसरा वो कि अभी जो हिजाब, जैसे कि रणवीर सिंह वाला विवाद खड़ा हुआ, उसपे भी ये हुआ कि इधर तो ये नग्नता फैला रहे हैं और हिजाब हमें पहनने नहीं दिया जाता, हमारा हिजाब बैन किया जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को, या हिजाब, जो दूसरा समुदाय या एक पक्ष जो हिजाब पहनने की बात करता है, उनकी आज़ादी को आप किस तरह देखती हैं? देखिए, पहली बात तो मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, तो इस हिजाब की जो रिलीजियस हुँ, वैलिडिटी है, उसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहती। लेकिन मुद्दा ये है कि ये जो सारी कंट्रोवर्सी हुई कब थी, कि कर्नाटक के एक राज्य में जो सरकारी कॉलेज हैं या जो प्राइवेट कॉलेज हैं, उनके अपने रूल्स थे कि हम सिक्योरिटी के वजह से या यूनिफ़ॉर्म की वजह से या किसी भी वजह से, हम एक यूनिफ़ॉर्म चाहते हैं, हम एक तरह का एक तरह के कपड़े चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स पहने। और ये आज की तो रूल नहीं है ना, ये कई सालों से, कई डिकेड से चल रही थी। ये सारी स्टूडेंट्स भी जो हैं वो कोविड से पहले भी तो उसी कॉलेज में जाती थी, विदाउट हिजाब पहने जाती थी, और उनको ये भी नहीं बोला था कि आप हिजाब मत पहनो, आपको घर से निकलते हुए हिजाब पहनना है आप पहनो। लेकिन आप जब आप क्लासरूम में जाओगे, आप अगर कॉलेज के प्रीमाइसेस के अंदर आओगे, तो सारे स्टूडेंट्स को आपका रिलीजियस जो भी आउटर गेटअप है उसको बदलना पड़ेगा, और आप स्कूल यूनिफ़ॉर्म में आ सकते हो। अब आप बोलोगे कल आर्मी में भी यूनिफ़ॉर्म क्यों चाहिए? मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे पूरा हिजाब पहन के आने की अनुमति दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। हर जगह का भी एक अपना कायदे-कानून होता है। आपको अगर आपका रिलिजियस पहनावा अगर ज़्यादा पसंद है, तो आप ऐसे स्कूल में जाइए जहाँ पे वो एक्सेप्टेड है। आप फिर ऐसे स्कूल में एडमिशन्स लेते ही क्यों हो? क्योंकि वहाँ पे पूरा रूल बुक में लिखा हुआ है। और दूसरा ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, हम ऐसे समय में जा रहे हैं, जब आपको कैसे पता कि कोई फुल हिजाब पहन के जो आ रहे हैं वो पुरुष है या स्त्री पहले तो। दूसरा, आपको क्या पता कि उन्होंने उसके अंदर छुपा के कुछ लाया है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। कोई भी जो असामाजिक तत्व हैं, वो अगर आपको पूरा फेस कवर करके या पूरा बॉडी कवर करके आप किसी सार्वजनिक स्थल पे जाएँ, तो वैसे भी वो सिक्योरिटी रिस्क ही है। तो उस हिसाब से भी मुझे वो पूरी कंट्रोवर्सी जो है, वो सिर्फ एक विवाद खड़ा करने के लिए बनाई गई है, ऐसी कंट्रोवर्सी मुझे लगती है। क्योंकि उससे पहले भी तो उसी कॉलेज में वही स्टूडेंट्स जा रहे थे, विदाउट हिजाब जा रहे थे। अब वो बोल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आप उन उन स्त्रियों की भी या उन लड़कियों की भी सोचिए ना, जो चाहे उसी समुदाय से हों, जो वो हिजाब नहीं पहनना चाहती। लेकिन उनके ऊपर भी तो प्रेशर आता है फिर इसके बाद कि आपको एक्सेप्टेड, चाहे आपको पसंद हो ना हो, तो आपको कंपल्सरी पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इसका बड़ा इश्यू हो चुका है। और तीसरी बात इस मामले में मैं ये कहना चाहती हूँ, जब कोर्ट में इसके बारे में आर्ग्यूमेंट्स हुई, तो ये आर्ग्यूमेंट हुई कि ये इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में है, वैलिड है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से ये आर्ग्यूमेंट कैसे चला?
अगर आप शबरीमला के इश्यू में अगर कोर्ट ये तय करता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हम जजमेंट देंगे और आपका हिंदू बिलीफ या आपके हिंदू स्क्रिप्चर्स जो भी कहते हैं हम उसमें नहीं जाएंगे, आपकी डेटी की क्या इच्छा है उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन इस विषय में वही जुडिशरी बोलती है कि हम पहले इस्लामिक स्क्रिप्चर्स को स्टडी करके हम अपना जजमेंट देंगे। आप अगर सेक्युलर डेमोक्रेसी है और अगर आप मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए सुप्रीम है ना? तो एक समुदाय के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम और एक समुदाय के लिए नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। यही मेरा स्टैंड था इसके ऊपर। जी, बिल्कुल, क्योंकि उस वक़्त ये कहा गया था कि हमारे फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं इस्लाम की उसका हिस्सा है। तो कोर्ट में ये आर्गुमेंट रखी गई कि देखा जाए क्या हाँ, इस्लाम में इसको किस तरह से इसकी क्या मान्यता है। हालाँकि कोर्ट में ये साबित हो गया, कोर्ट ने इस ऑब्जर्वेशन में अपनी बोला भी कि ये इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, जो कि हम सब जानते हैं और लगातार बोलते भी आए। लेकिन जब भी इस तरह का कोई मुद्दा उठता है, जैसे रणवीर सिंह की जो का विवाद रहा, उसमें भी कहा कि भई एक तरफ नग्नता को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हिजाब पहनने की हुँ, इजाज़त नहीं। हालाँकि हिजाब विवाद इतना बड़ा बना कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को लेकर सवाल उठाए गए। इनफैक्ट अल ज़वाहिरी जो अभी कुछ दिनों पहले हुँ, मारे गए कल-परसों, वो उनकी जी, मौत की वजह भी हिजाब विवाद बन गया। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था, जिसकी वजह से सीआईए उन्हें ट्रेस कर जी, पाया। तो हिजाब जी। विवाद कितना बड़ा बना ये हम सबके लिए हमारे सामने है। और शेफाली जी बड़ा आपका बना बहुत-बहुत दिया गया अंबर, प्रॉब्लम एग्ज़ैक्टली ये आपने इंटेंट की बिल्कुल सही होती है। बोला। हाँ, हाँ, नहीं, प्रॉब्लम क्योंकि वो जो स इंटेंट की है। हर चीज जो होती है ना उसके बारे में, वो एक्शन अलग बात है, वो एक्शन के पीछे इंटेंट क्या होता है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। नग्नता की बात अगर आप कर रहे हो तो हमारी संस्कृति में बहुत उच्च कोटि के जो साधु संत हैं, जैसे जैन मुनियों में दिगंबर सेक्ट है या नागा साधु हैं, उनकी नग्नता के पीछे एक फिलोसॉफिकल सोच है, एक विचार है। और ये विचार ये है कि अगर आप उस फिलोसॉफिकल लेवल तक, एक उस विचार तक, एक उस स्टेज तक आप जब पहुंच जाते हो, तो आपको हर मटेरियल पोजेशन जो है वो बंधन लगने लगता है। और तब आपको पूरा 100% डिटैचमेंट का जो मेंटल, इट्स सपोज टू बी अ वेरी फिलोसॉफिकल, वेरी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए आप दिगंबर हो। दिगंबर मतलब क्या? जो पूरा स्काई, आपका नाम तो अंबर है, तो जी, पूरा का पूरा स्काई जो आपका वस्त्र है वो दिगंबर है। ऐसा नहीं है कि वो वस्त्र विहीन है, उसको वस्त्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक फिलोसॉफिकल लेवल पे वो सारी मायाओं को, सारे मोह माया को त्याग चुका है, वो उसके पीछे का इंटेंट है। लेकिन अगर आप सिर्फ शॉक करने के लिए, अगर आप सिर्फ न्यूज में रहने के लिए सिर्फ फोटोशूट करते हो, आपको फिलोसॉफिकल थॉट्स है या आपको उस विचार के पीछे जो जो फिलोसफी है, जो स्क्रिप्चरल थॉट है, उसका उससे आपका कुछ लेना देना नहीं है, वहां इंटेंट आ जाता है। ये भी हिजाब का जो पूरा मामला है उसमें इंटेंट देखिए आप। ये सिर्फ रिलीजियस फ्रीडम का सवाल है ही नहीं, ये उसको एक मुद्दा बनाने का जो इंटेंट था, दैट वाज द बैड थिंग। ये आपने एक बहुत सही बात कही है कि इंटेंशन आपकी क्या है इन सारी चीज़ों के पीछे। वो कि सामने भी आया कि जिस तरह से इस विवाद को जो जो स्टूडेंट्स थे इनफैक्ट वो नॉर्मल लाइफ़ में वो एक मॉडर्न लाइफ़ लीड करती थी और रेगुलर कपड़े जिस तरह के हम लोग पहनते हैं, वैसे ही पहनती जी, थी, दोस्तों के साथ बाहर घूमना और एक इस विवाद को क्रिएट करने के लिए किस तरह से बुर्का या हिजाब का इस्तेमाल किया गया और किस तरह से उसको तूल दी गई कि एक हिजाब विवाद इतना बड़ा बना दिया गया। वाक़ई जी, में आपने जो बात कही है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि इंटेंशन आपकी क्या है, आपकी सोच क्या है किसी भी अ, काम को करने के लिए वो बहुत मायने रखती है। शेफाली जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आप चर्चा में जुड़ी और आपने सारे सवालों के जवाब दिए और बहुत सारा ज्ञान दिया, जो भारतीय सभ्यता है और परंपराएँ हैं उसको लेकर, उसके लिए आपका एक बार बहुत-बहुत फिर से धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद अंबर। हमेशा से मैं आपके मेरे घर में टीवी है नहीं, लेकिन मैं ट्विटर पे या कभी-कभी वो डिबेट्स के स्निपेट्स देखती रहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ लाइफ में, क्योंकि मेरे घर में टीवी नहीं है, तो ये पूरा नॉइज़ और क्लटर जो है ना, वो जब मुझे चाहिए तभी मैं जाके देख सकती हूँ। लेकिन मैं देखती रहती हूँ आपके डिबेट्स, आपके पॉइंट्स हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक इट्स अ यू। मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू टॉक टू यू एंड say what I have to say. Thank you so much
much for giving me this opportunity. And thank you so much for taking our time and expressing and sharing your views with us and our viewers. Thank you so much once again. Jai Hind. Vande Thank you. Mataram. Jai Hind.